किसान भाई बहनों नमस्कार। मेरे देश की धरती सोना उगले, आपने ये वाला गाना तो बहुत सुना होगा। फिल्म उपकार का ये गाना था जिसमें बोलते थे कि मेरे देश की मिट्टी सोना उगलती है। बात सही है, मिट्टी अगर अच्छी होगी तो अच्छी फसल की पैदावार होगी, और जब अच्छी फसल की पैदावार होगी तो आपको अच्छे ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। आज का जो हमारा विषय है वो यही है, मिट्टी परीक्षण पे हम बात करने वाले हैं। और मिट्टी परीक्षण पे बात करने के लिए हमारे साथ आज एक मेहमान हैं जो कि हैं सोनाली तंवर जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में भाभा यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुरभि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा विषय जैसे कि है मिट्टी परीक्षण क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं आपको किसान भाइयों बताना चाहूँगी कि मिट्टी जो होती है वो हमारी धरती की जान होती है। अगर हमारी मिट्टी सुरक्षित है, मिट्टी हमारी अगर सर्वपूर्ण है, तो हमारा किसान किसी भी परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में नहीं फंस सकता। अगर हमारी मिट्टी की उर्वरता सही है, मिट्टी में उपयुक्त पोषक तत्व सही है, तो हमारी उसकी जितनी भी उत्पादकता होती है वो बहुमूल्य हो जाएगी। जैसे कि हम मैम आपने कहा मुझसे कि मिट्टी परीक्षण क्यों किसान करवाए या क्यों ज़रूरी उनके लिए होता है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि जो भी हमारे फार्मर्स हैं, किसान भाई हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो हर 3 साल में मृदा परीक्षण ज़रूर करवाएं। क्योंकि हमारी मिट्टी, जिस तरह से हमारा शरीर है, बहुत सारी चीज़ों की हमें कमी हो जाती है, उसी तरह से हमारी मिट्टी को भी कमी हो जाती है। जब हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पर डिपेंड होना पड़ता है, तो हमारी मिट्टी जो है, सॉइल है, उसको भी ज़रूरत होती है बहुत सारी चीज़ों की। धीरे धीरे हम लगातार कई वर्षों से एक जैसी खेती जब करते रहते हैं, तो हमारी मिट्टी उस उर्वरता को ख़त्म करती जाती है, क्षीण करती जाती है। तो इस परिस्थिति के चलते भारत सरकार के द्वारा मृदा परीक्षण का जो हमारा विकल्प है वो बहुत अच्छा है। तो किसान भाइयों को प्रत्येक 3 वर्ष में मृदा परीक्षण करना चाहिए। जैसे आपने बताया हर 3 वर्ष में मृदा परीक्षण करना चाहिए, लेकिन उसका उचित समय क्या होता है कि ये साल में कब करना चाहिए? जी देखिए कि अभी जो हमारी फसल थी, हमारी जैसे गेहूं लगा हुआ है, गेहूं कट रहा है, ये जो हमारी कटाई हो जाएगी, और कटाई होने के 2-3 महीने बाद जो हमारी मिट्टी खाली रहेगी, हमारी ज़मीन खाली रहेगी, इसके बाद खरीफ का मौसम शुरू हो जाएगा। तो इस मौसम से पहले जो हमें बीज का ये जो समय मिल रहा है, जहाँ हमारी मिट्टी खाली है, उस समय हम ये मृदा परीक्षण करवाएं। और इसके लिए सबसे उपयुक्त समय हमारा गर्मी का है, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, एक तो हमारी जो मिट्टी होती है, वो हमारी जो क्रॉप होती है, फसल होती है, वो कट चुकी होती है। कटने के बाद हमारे जितने भी हमने कोई भी उर्वरक डाले, फर्टिलाइज़र डाला या केमिकल डाला है, तो वो थोड़ा सा धूप की वजह से कम भी हो जाते हैं। तो ये जो अभी समय हमारा चल रहा है, ये उपयुक्त समय है। इस समय में हम मृदा परीक्षण कर सकते हैं। उपयुक्त समय है, लेकिन करना किस प्रकार से है, थोड़ा सा ये भी बता दीजिए। जी ज़रूर। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हम किस तरह से मृदा परीक्षण का करते समय टेस्टिंग के लिए सैंपल लें। तो सबसे पहले एक लंबी प्रोसेस होती है। इस प्रोसेस में किसान भाई को क्या करना होता है कि आपका जितना भी एरिया है, मान लीजिए आपका 2 हेक्टेयर 3 हेक्टेयर एरिया है, तो उस 2-3 हेक्टेयर को आपको एक तरह से बांटना होता है। 15 से 20 स्थान आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना होते हैं जहाँ से आपको सॉइल सैंपलिंग करनी है। अब सॉइल सैंपलिंग के लिए आप जो स्थान सिलेक्ट कर रहे हो, वो आपको ऐसे जिग जैग में जाना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी सैंपल कलेक्ट करो, आप जिग जैग में जाके 15 से 20 स्थान को आप पहले सिलेक्ट कर लो। और वो जो स्थान है, वो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक तो वो छाँव में ना हो, वहाँ पे पहले से किसी तरह का पानी का जमाव ना हो, या वहाँ पहले से किसी तरह का जिंक सल्फेट या चूना का जमाव ना हो, या वहाँ की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा पथरीली ना हो। इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें जिनका ध्यान आप रखेंगे। जब आप 15 से 20 जगह पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रति गड्ढे से सैंपल जो लेना है, 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से आपको उसको खोदना है। और खोदेंगे कैसे? आप उसको वी आकार में आप उसको खोदेंगे गड्ढे को। जब वी आकार में आप गड्ढे को खोदते हैं, तो उससे आपको प्रॉपर मेजरमेंट से सॉइल मिलती है। सबसे पहले जैसे ही आप गड्ढे की खुदाई करेंगे, आपकी जो ऊपर की लेयर है, ऊपर की लेयर को आपको पहले अच्छे से साफ कर लेना है। जो अगर
कोई कंकर पत्थर या मिट्टी इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो वो आप वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद जब आप 15 से 20 सेंटीमीटर का गड्ढा खोदते हैं वी आकार में, वो जो आपकी नीचे की मिट्टी है वो आप कलेक्ट उस समय वहाँ से कर लेंगे। इसी तरह से आपके जितने भी 15 से 20 स्थान आपने चुने गए हैं वहाँ से आपको सैंपल कलेक्ट कर लेना है। सैंपल कलेक्ट करने के बाद जब आप एक सुरक्षित छांव वाले स्थान पर आ जाते हैं तो आपको एक प्लास्टिक की ट्रे या प्लास्टिक की बोरी लेना है। वहाँ पे आपको लोहे की तगारी या इस तरह का लोहे का कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करना है, ना ही आप ज़मीन जो हमारी मिट्टी वेस्टेज पड़ी उस पर करना है। आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, उसमें आप उसको पूरा जो भी आप सैंपल लेकर आए हो उसमें उसको डाल देंगे। डालने के बाद वो जो पूरा सैंपल है उसको हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। 4 भागों में हम जैसे डिवाइड करेंगे तो ये वाले जो सामने वाले जो भाग हैं उनको हम अलग कर देंगे और जो 2 सामने आमने सामने के भाग बनेंगे उनको हम लेकर मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हम सिर्फ 500 ग्राम जो मिट्टी है हमारी, आधा किलो मिट्टी जितना हमारा सैंपल बचेगा उसको हम कलेक्ट करेंगे। और कलेक्ट करने के बाद ये आप ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा उसको कपड़े की जो हमारी पॉली बैग है उसी में ही रखेंगे, है ना। उसमें रखने से क्या होता है कि पॉलीथीन की वजह से कभी कभी पॉलीथीन फट गई या कोई चीज़ हो गई तो उससे कंटामिनेशन हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती है। तो पॉलीथीन आप कपड़े की लेंगे, साफ सुरक्षित धुली हुई पॉलीथीन आप लेंगे, उसको नीम के पानी से उसको धो के पहले ड्राई कर लेंगे, उसमें ही आप सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद किसान की पूरी इंफॉर्मेशन उस आपकी जो कपड़े की पॉलिथीन है उसके ऊपर कागज से लिखकर उसके ऊपर टेप चिपका देंगे, जैसे कि आपका जो सैंपल कलेक्शन का नेम और बाकी चीज़ें आपने लिखी है वो मिटे ना। इसमें देखिए फार्मर्स को क्या करना है कि फार्मर को कौन कौन सी डिटेल लेना चाहिए। आप सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, किसान कौन सी जगह से है आप अपनी जगह का नाम लिखेंगे, आपका खेत कहाँ है, आपका खसरा नंबर कहाँ है, पहले आपने पूर्व में कौन सी फसल लगाई थी, अब आप कौन सी लगाने वाले हैं। ऐसी आपको ढेर सारी छोटी छोटी सी जानकारी उसमें आपको लिख देनी है। जैसे क्या होगा कि अगर आपकी मृदा में किसी तरह की कोई कमी होगी तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड आपका बन के आएगा तो उससे आपका एक्सपर्ट जो है वो पहले से भी आपको बता देगा कि आपको यहाँ पे इस चीज़ की कमी हो सकती है। तो ये जो चीज़ है ये सॉइल सैंपलिंग का हमने फार्मर के खेत से लिया। देन फिर क्या होता है कि जब आपका सैंपल कलेक्शन हो गया, आपने कलेक्ट कर लिया आधा किलो मिट्टी, फिर आप उसको लेबोरेटरी में भेज सकते हैं। वहाँ पर विभिन्न प्रोसीजर्स के द्वारा आपकी सॉइल का सैंपल कलेक्शन और टेस्टिंग हो जाएगी। जी, आपने जैसे बताया कि 15 से 20 जगह से हम सैंपल ले रहे हैं, तो वो सैंपल हम सब इकट्ठे कर रहे हैं, है ना, और उसके बाद ही हम उनको 4 भागों में बांट रहे हैं। जी। अच्छा, ये तो हमारी साधारण सी प्रक्रिया हो गई। इस दौरान किसान भाइयों को किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है? जी ज़रूर। देखिए छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। हमारे किसान भाई वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रगतिशील हो चुके हैं, समझदार हैं, उन्हें बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी हमारा दायित्व बनता है एज ए एग्रीकल्चर एक्सपर्ट कि हम उन्हें कुछ सलाह दें। सबसे पहली चीज़ तो मैंने इनिशियली आपको बताया है कि जब भी आप सैंपल कलेक्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ है जहाँ से आप कलेक्शन कर रहे हैं वो कोई भी एरिया आपका छायादार ना हो। आपने ऐसा नहीं है कि कोई छायादार पेड़ लगा है, वहाँ पे धूप का कोई सोर्स नहीं है और वहाँ से आपने मिट्टी का कलेक्शन ले लिया या पहले से बीचों बीच की जगह उपयुक्त होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल। आपको सैंपल 15 से 20 जगह में जिग-जैग में लेना है। जिग-जैग में जब आप सैंपल लोगे तो बीच में भी आएगा, कॉर्नर पे भी आएगा, साइड में भी आएगा, वो कोई किसी तरह का कोई इशू नहीं है। बस ये छोटी छोटी सी चीजें हैं कि जहाँ पानी जम रही है या नहर का किनारा है वहां से आपको नहीं लेना, क्योंकि जो नहर के किनारे वाली जो मिट्टी होती है वो लवण युक्त हो जाती है, लवणी हो जाती है, मतलब वहां पे जो है चूना का जमाव बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि आपकी जो मिट्टी है वो बहुत लवड़ी आएगी और मतलब उसका कलेक्शन ठीक से, जो भी आप टेस्टिंग करा रहे हो वो ठीक से सैंपलिंग नहीं उसकी आएगी और पता चल रहा है कि आपने ऐसी जगह से मिट्टी ले ली जहाँ पे आप कार्बनिक खाद जो है वहाँ उसका स्टोरेज करते हैं, गोबर की खाद वगैरह का, तो वहाँ से भी आपको सैंपल नहीं लेना है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मान लीजिए 2-3 महीने पहले ही बहुत ज़्यादा स्प्रे आपकी खेत में कर रखा है और आपकी खेत में बहुत ज़्यादा खाद डाल के रखा हुआ है, तो आपको फिर 1-2 महीने का वेट करना होगा, वहाँ से भी आपको सैंपल नहीं लेना है। विषय बहुत बड़ा है और विषय को हम जारी रखेंगे इस छोटे से अंतराल के बाद। किसान भाइयों, आप बने रहिए और देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ?
अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अंतराल के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और कृषि दर्शन में आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी परीक्षण के बारे में। विस्तार से हमें जानकारी दे रही हैं सोनाली तंवर जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर भाभा इंस्टीट्यूट में। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि आप कैसे सैंपल ले सकते हैं। उस दौरान आपने जिक्र किया सॉइल हेल्थ कार्ड का। जी। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है, किसान भाई इसे कैसे समझ सकते हैं? हाँ जी, ज़रूर। देखिए, एक चीज़ है कि ये जो किसान हेल्थ कार्ड और ये जो हम सॉइल टेस्टिंग की और मृदा परीक्षण की बात कर रहे हैं, ये हमारा फरवरी 2015 से श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा शुरू करवाई गई एक मुहिम थी कि किसान कैसे अपनी मिट्टी को पहचान सके, कैसे अपनी मिट्टी में फिर से जान डाल सके, जो कि अब धीरे धीरे मरती जा रही है। तो ये हमारी फरवरी 2015 से शुरू हुई है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को उस कंडीशन में मिलता है जब वो अपनी मिट्टी का जांच करवाते हैं, उसको भली भांति परीक्षण करवाते हैं। उस समय आपकी मृदा को एक ऐसा अवसर मिलता है कि आप उसे पुनर्जीवित कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए किसान भाई ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप soilhealth.doc.gov.in पर जाकर अपना लॉगिन करें और वहां से आप रजिस्ट्रेशन कराकर ऑनलाइन आप जुड़ सकते हैं। जब आप ऑनलाइन यहाँ जुड़ेंगे, अपनी डिटेल पूरी डालेंगे, तो वहाँ से जो आपका कृषि अधिकारी है वो आएगा आपकी फील्ड पर और सैंपल लेकर जाएगा और आपकी मृदा का परीक्षण करके आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर देगा। सॉइल हेल्थ कार्ड में आपको मुख्य रूप से 12 पैरामीटर्स होते हैं, जो कि जिन पर जो आपके विशेषज्ञ हैं वो आपको राय देते हैं कि आपकी मृदा में NPK की कमी हो रही है या जिंक की कमी हो रही है, मॉलिब्डेनम की कमी हो रही है, या जो भी आपकी मिट्टी में कमी है वो आपके सॉइल हेल्थ कार्ड में लिख कर आएगी और उससे आपको बहुत महत्वपूर्ण सुविधा मिलेगी। जी। जब हमारे किसान भाई सॉइल की टेस्टिंग करवाते हैं तो उनको जब रिजल्ट मिलता है, उनको रिपोर्ट दी जाती है, तो क्या वो रिपोर्ट इतनी आसानी से हमारे किसान भाई पढ़ सकते हैं? उसमें क्या कुछ मेंशन होता है जिसका उनको ध्यान रखना होता है? जी ज़रूर। देखिए, क्या है कि मुझे लगता है कि आजकल कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अशिक्षित हो या उनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं इस चीज़ को पढ़ सकता है या समझ सकता है। हम सब ऐसे दौर में जी रहे हैं, ऐसी सदी में जी रहे हैं जहाँ शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है और हर घर में कोई ना कोई शिक्षित होता है, तो बिल्कुल ईजिली उसको कोई भी समझ सकता है। उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक अलग अलग डिस्क्रिप्शंस लिखे होते हैं। जैसे मैंने पैरामीटर्स की बात की, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें, NPK की बात करें, नाइट्रोजन अगर आपकी मिट्टी में कम है तो आपका जो उसका जो पॉइंट होगा, पैरामीटर होगा, अगर वो उससे बिलो जा रहा है, कम जा रहा है, तो वो आपको लिख के देगा, वहाँ रेड सिंबल बनाकर देगा कि इसमें इस चीज़ की कमी है। और साथ ही साथ वो उसका समाधान भी उस सॉइल हेल्थ कार्ड में लिख कर देते हैं कि आपको इस चीज़ को डालने की आवश्यकता है और इसको डालने से आपकी मिट्टी इस तरह से सुधर सकती है। तो वो बहुत कोई कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसानी से आप उसको समझ सकते हैं। मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो क्या इसका असर हमारी फसलों पर भी पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल पड़ता है। महत्वपूर्ण बात यही है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे टॉपिक का कि कोई भी मिट्टी हो, किसी भी तरह की मिट्टी है, अगर उसमें कुछ भी कमी हो रही है तो वो जो हमारे पौधे हैं, जिस तरह से हम अगर कोई गलत चीज़ खा लेते हैं तो हमें रिएक्शन होते हैं, रिएक्ट होती है, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, और या कोई हमारे अंदर डिफिशियंसी होती है तो हमारे ऊपर समझ में आ जाता है कि हमें विटामिन की कमी है, मिनरल्स की कमी है।
उसी तरह से हमारे पौधे हैं। अगर वो मिट्टी आपकी पता चल रहा है उसमें नाइट्रोजन की कमी है, तो जो आपके पौधे हैं जिनकी पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाएगी, और जो पुरानी पत्तियां हैं वो पीली पड़ना शुरू हो जाएगी। उसको देखकर आप समझ सकते हैं कि ये जो है इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। और अगर आपके जो पौधे हैं उनकी जो पत्तियां हैं वो जो पुरानी पत्तियां छोटी छोटी रह जाएंगी, उनका रूप बड़ा नहीं हो पाएगा, उसमें फूल नहीं लगेंगे, और उसमें कई तरह की ऐसी और दूसरी डिफिशियंसी दिखाई आपको देगी कि तने आपके वाइट हो जाएंगे। तो आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ, यहाँ में पोटाश की कमी है। और बहुत सारी चीज़ें जैसे जिंक की कमी, स्पेशली मैं बताऊँ आपको कि जैसे धान का खेत है, तो धान में आप देखते हैं कि अगर मिट्टी में जिंक की कमी हो गई तो खेरा नामक एक रोग डिजीज़ उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी कई सारी डिफिशियंसी होती है जो मृदा पौधों के द्वारा बताती है कि मुझ में ये कमी है और मुझे इस तरह से आप उपचारित करें। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड के सोर्स से या मृदा परीक्षण की जांच कराने के बाद हम अपनी मिट्टी को सुरक्षित कर लें, हेल्दी बना लें। आपने बताया जैसे हर 3 से 4 साल में किसान भाई को मिट्टी परीक्षण करवाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी किसान के पास अभी समय नहीं है और फसल देर से कटी है, तो उन्होंने सोचा कि इस साल रहने देते हैं। कब किसान भाइयों को ये लगेगा कि नहीं, ये वो उपयुक्त समय है जब मुझे मिट्टी परीक्षण करवाना ही है? देखिए, मिट्टी परीक्षण करवाने का जो उपयुक्त समय है वो आपका यही समय है। आप गर्मी में ही आप मिट्टी परीक्षण करा सकते हैं, क्योंकि आपके पास उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। आप खेत खाली नहीं छोड़ेंगे। रबी में आप या तो चने की बुआई करेंगे, अगर हम मध्य प्रदेश बेल्ट की बात करें, या हम गेहूं की बुआई करेंगे। और अगर हम खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ में आप मिट्टी परीक्षण करवा ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी पूरी मिट्टी गीली होती है, चिपचिपी होती है, आप सैंपल कलेक्शन नहीं कर पाएंगे। और आप जिस तरह से अगर आप सोचते हैं कि हम खरीफ जैसे ख़त्म हो फिर हम करवा लें, तो उस समय भी क्या होता है कि फार्मर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो खरीफ की क्रॉप की कटाई करे और उसके बाद फील्ड को खाली छोड़ दे, क्योंकि उसको नेक्स्ट क्रॉप की बुआई करनी होती है। हम लोग देख रहे हैं आजकल कई किसान जो हैं वो लगातार एक साल में 3 से 4 साल की जो क्रॉप है वो ले रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ी समस्या यही पैदा हो रही है कि जो हमारा फार्मिंग पैटर्न है, हमारा फार्मिंग पैटर्न ये कहता है कि हम एक साल में 2 या 3 क्रॉप लें। अगर हम 4 क्रॉप लेते हैं, हम अगर अपनी उत्पादकता को अधिक बढ़ाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 3 साल के बाद आपको अपनी फील्ड को, अपने खेत को ब्रेक देना होगा और मिट्टी परीक्षण समय पर करवाना होगा। क्योंकि गर्मी में आप गहरी जुताई करेंगे, गहरी जुताई से पहले आपको मिट्टी परीक्षण कराना होगा। और मिट्टी परीक्षण कराने से पहले आप नहीं करा सकते तो आप घरेलू भी कई सारी चीज़ें होती है जो फार्मर्स बहुत अच्छे से ट्रिक से जांच कर सकते हैं, कि अगर उनकी जो मिट्टी है वो बताने लगती है कि हाँ मुझे इस चीज़ की कमी हो रही है, तो वो चीज़ें भी है। कुछ छोटे छोटे घरेलू उपाय हैं, जैसे आप देखते हैं कि हमारे पास मिट्टी के बहुत सारे अलग अलग 5 प्रकार की हमारी इंपॉर्टेंट मिट्टी होती है, मृदा होती है। अब आपका मिट्टी कौन से प्रकार की है, उसमें आप क्या ऐसा कम डालते आए हैं, या मान लीजिए मैं गेहूं की बात करूं या चने की बात करूं, तो मैं गेहूं की बात अगर करती हूं तो मैं यूरिया डेफिनेटली उसमें स्प्रे डाल ही रही हूं, तो वहां मुझे लगता है वहां आपकी नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी आपको। इस तरह से आप धान होता है, धान में भी आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट, प्रॉपर फर्टिलाइज़र देते हैं, लेकिन यही आपका सही समय है जब आप मृदा परीक्षण कर सकते हैं। अच्छा, जब मिट्टी परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मिट्टी परीक्षण करवाने से किसानों की जो लागत है वो कम हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि मृदा परीक्षण का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ही यही है कि लागत को कम करना। लागत को हम कैसे कम करेंगे, इससे हमारा क्या संदर्भ बनता है और क्या ही मीनिंगफुल बात होती है। देखिए, क्या होता है कि जब हम किसी भी तरह की क्रॉप को लगाते हैं और आपको उससे रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, रिजल्ट्स मीन्स कि आपको उत्पादकता उससे अच्छी मिली है, अच्छा आपको प्रोडक्शन मिला है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप जब प्रोडक्शन अच्छा लेते हैं तो आपको डेफिनेटली ये होता है कि किसान की प्रगति हो रही है। और आप प्रोडक्शन कब अच्छा लेंगे, जब आपका मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम वर्क हार्ड करते हैं। इसी तरह से जब मिट्टी स्वस्थ होगी तो वो अपने रिजल्ट्स अच्छे देगी। अगर उसमें नाइट्रोजन की अच्छी भरपूर मात्रा हो रही है, अधिकता भी देखिए किसी चीज़ की नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऐसे स्थान हो जाते हैं जहाँ कई समय से बहुत पानी भरा हुआ है, या कई समय से बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ है, या कई समय से आपने बहुत ही ओवर उसमें खाद और उर्वरक डाल दिए हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि मिट्टी जो है वो वेस्टेज ही जा रहा है। फार्मर को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं यूरिया, मेरे को ज़रूरत ही नहीं है इतनी डालने की, या मुझे कोई उर्वरक डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं वेस्टेज ही डाल रही हूँ। लेकिन जब हम मृदा परीक्षण करवाते हैं तो हमें पता चलता
होता है कि आपको इतना ही डालना है, आप क्यों उसमें फालतू का इतना सारा अपना पैसा वेस्ट करो। तो सीधी सीधी सी चीज़ हो रही है कि जब फार्मर को पता चलता है तो वो अपना पैसा बचाता है, और जैसा उसका पैसा बचता है, और डेफिनेटली जब आप सही समय पे सही खाद डालते हो, सही उर्वरक डालते हो, सही पानी का इस्तेमाल करते हो, तो किसानों की भी बचत होती है। किसानों की बचत के साथ साथ उनको उत्पादकता भी अच्छी सही आती है, मिलती है। जी, जब हम मिट्टी परीक्षण कर रहे हैं तो मिट्टी परीक्षण के लिए जैसे मान लीजिए किसी को कोई कठिनाई आती है तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे बहुत सारे कृषि विभाग हर ज़िले में आप देख रहे हैं कि हमारे कृषि विभाग उपस्थित है, प्रेजेंट है। हमारे सारे विशेषज्ञ ऑल टाइम प्रेजेंट रहते हैं। वो आपकी सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं। आप कभी भी उनके जो आपके नज़दीकी केवीके केंद्र हैं वहाँ आप केवीकेज में जाकर उनसे मिल सकते हैं, अपनी खेती की पूरी जानकारी दे सकते हैं। समय समय पर जो आपके एक्सटेंशन एजुकेशन ऑफिसर्स जो एग्रीकल्चर के हैं वो आते हैं, वो आपकी फील्ड का डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। साथ ही साथ हमारे सॉइल डिपार्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। सॉइल, जैसे मैं मिट्टी की बात कर रही हूँ तो ये अपने आप में सॉइल साइंस एक बृहद सब्जेक्ट है, और इसके स्पेशलाइजेशन भी अलग है और इसके एक्सपर्ट भी अलग है। तो इनसे आप बहुत आसानी से संपर्क कर सकते हैं। ये आपसे जुड़ेंगे, आपके खेत पर आएंगे और आपको सही सुरक्षित और सही जानकारी देंगे। और किसान भाइयों, फिलहाल समय हो चुका है कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों को देखने का, तो आइए एक नज़र डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मध्य प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर में होगी मूंग खेती, एआई से होगी कृषि में क्रांति, गेहूं का सुरक्षित भंडारण, प्याज से आय बढ़ाए, औषधि पौधा सदाबहार। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में 11 लाख हेक्टेयर में होगी मूंग खेती। मध्य प्रदेश में रबी फसलें पककर तैयार है। इस बीच किसानों ने तीसरी फसल लेने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में तीसरी फसल के रूप में सबसे अधिक क्षेत्र में मूंग लगाई जाती है, जिसकी बुआई खाली पड़े खेतों में शुरू हो गई है। इस वर्ष लगभग 15 लाख हेक्टेयर में जायद फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के कृषि विभाग ने जायद वर्ष 2026 के लिए फसलों के लक्ष्य तय कर दिए हैं। जायद में मुख्य रूप से मूंग, उड़द, मक्का, मूंगफली एवं धान ली जाती है। इसमें सबसे अधिक रकबा मूंग का होता है। इस वर्ष लगभग 11,29,000 हेक्टेयर में अधिक क्षेत्र में मूंग लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं 1.75 लाख हेक्टेयर में उड़द, 19,000 हेक्टेयर में मक्का, 30,000 हेक्टेयर में मूंगफली एवं 46,000 हेक्टेयर में धान लेने की तैयारी की गई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के नर्मदापुरम संभाग में सबसे अधिक मूंग फसल ली जाती है। इस वर्ष भी नर्मदापुरम संभाग में लगभग 4.27 लाख हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शहडोल संभाग में सबसे कम मात्रा में 200 हेक्टेयर में मूंग फसल लेने का लक्ष्य रखा गया है। और इसी प्रकार भोपाल संभाग में 2.72 लाख हेक्टेयर, जबलपुर संभाग में 2.47 लाख हेक्टेयर, इंदौर संभाग में लगभग 72,000 हेक्टेयर और सागर संभाग में लगभग 48,000 हेक्टेयर में मूंग लगाई जाएगी। तो चलिए किसान भाइयों, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल आईटी या उद्योगों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि गांव, खेत और खलिहान तक पहुंचेगी। कृषि, डेयरी और बागवानी को एआई से जोड़ते हुए किसान के जीवन को सरल और समृद्ध बनाया जा सकता है। ऐसे में एआई भारतीय कृषि के लिए नई क्रांति का आधार बन सकती है। भारत की लगभग 60% आबादी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता के बावजूद जलवायु परिवर्तन, बढ़ती लागत, बाजार अस्थिरता और लघु जोत जैसी समस्याएं कृषि क्षेत्र के सामने बड़ी चुनौती है। लगभग 85% किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं, जिनके लिए हर निर्णय जोखिम से जुड़ा होता है। अनियमित मानसून और मौसम की अनिश्चितता से लेकर हर वर्ष फसल हानि होती है। एआई आधारित मौसम मॉडल 7 से 15 दिन पहले तक अपेक्षाकृत सटीक पूर्वानुमान देने में सक्षम है। समय पर बुआई, सिंचाई और कटाई के निर्णय से फसल नुकसान में 15-20% तक की कमी लाई जा सकती है। ड्रोन और उपग्रह डेटा के आधार पर फसल क्षति का आकलन 40 से 50% तेजी से किया जा सकता है। इसे बीमा दावों का त्वरित निपटान और डिजिटल क्रेडिट प्रोफाइल के माध्यम से सस्ता ऋण उपलब्ध कराना संभव होगा। गेहूं का सुरक्षित भंडारण।
भंडारण की अवधि में तापमान, नमी, घुन, पई, चूहे, चिड़ियों, सूक्ष्म जीवों तथा भंडारण के गलत तरीके के कारण भंडारित किए गए गेहूं की मात्रा का कई प्रतिशत भाग बेकार हो जाता है। सुरक्षित भंडारण हेतु दानों में 10 से 12% से अधिक नमी नहीं होना चाहिए। भंडारण के पूर्व पुराने ड्रम, बोरियों की सफाई कर उन्हें तेज धूप में सुखा लेना चाहिए, जिससे कि उसमें छिपे हुए घुन एवं पई समाप्त हो जाए। मिट्टी की कोठियों तथा कमरों को साफ कर ले और ब्राइक्लोरोवास की 100 मिलीलीटर मात्रा को 300 लीटर पानी की दर से घोल बनाकर या मैलाथियान 50 ईसी के घोल को 3 लीटर प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से कमरे के फर्श, छत, दीवारों, खिड़की तथा दरवाजों पर छिड़काव करके कमरे को बंद कर दे और इसी घोल में पुराने बोरों को उपचारित कर सुखा ले। इसके बाद उसमें गेहूं भरे। कमरे में फर्श पर 2 फीट मोटा भूसा और नीम के बुरादे की तह बनाकर उस पर गेहूं के बोरों को रखे। शर्त यह है कि कमरे की खिड़कियां और दरवाजे को ठीक से बंद हो, जिससे चूहे एवं चिड़िया उसमें प्रवेश न कर सके। और चलिए किसान भाइयों, इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्याज से आय बढ़ाए। प्याज एक नकदी फसल है जिसे रबी खरीफ दोनों मौसम में लगाते हैं। किसान भाई इसे खरीफ में लगाना चाहते हैं तो इसे वैज्ञानिक विधि से लगाएं, जिससे उत्पादन बढ़ सके। प्याज के लिए नर्सरी 3 से 5 मीटर लंबी, चौड़ाई 60 से 70 सेंटीमीटर तथा 110 सेंटीमीटर ऊंची बनाएं। 1 हेक्टेयर पौध के लिए 500 वर्ग मीटर की नर्सरी पर्याप्त होती है। 8 से 10 किलो बीज 1 हेक्टेयर के लिए उपयुक्त होता है। बीज उपचार जरूरी होता है। 2 ग्राम मैकोजैप में 1 किलो बीज को उपचारित करें। 7 से 8 सप्ताह का रोपा मुख्य खेत के लिए तैयार होता है। इसकी नर्सरी मई जून में डालें तथा 7 सप्ताह बाद मुख्य खेत में रोपे फसल जनवरी फरवरी में तैयार हो जाती है। प्याज की प्रमुख जातियों में N53 एवं 241 बसंत, 780 एग्रीकल्चर, लाइट रेट इत्यादि उपयुक्त है। औषधि पौधा सदाबहार। देश एवं प्रदेश के कई साधारण औषधि पौधे इतने गुणकारी है कि बड़े एवं जानलेवा रोगों पर भी असरदार सिद्ध होते हैं। ऐसा ही सदाबहार एक औषधि पौधा है, कहीं भी लगा हुआ देखा जा सकता है। इसके औषधि गुणों को कैंसर जैसे असाध्य रोगों पर भी उपयोगी पाया गया है। किसान इसकी खेती कर लाभ कमा सकते हैं। ये एक वर्षा वाली साधारण मिट्टी में भी लगाया जा सकते हैं। खेत में गोबर की खाद के साथ 100 किलो नीम खाद का उपयोग करें तो अच्छी पैदावार मिल सकती है। इसकी नर्सरी अप्रैल में डालना चाहिए। 2.5 किलो बीज की पौध 1 हेक्टेयर खेत के लिए पर्याप्त होती है। अच्छे अंकुरन के लिए बीज को 10 से 12 घंटे पानी में भिगोकर रखें तथा रेत में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। 60 दिनों के रोपे को मुख्य खेत में इसी प्रकार लगाए कि कतार से कतार 40 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 30 सेंटीमीटर हो। 6 माह के पौधों में पत्तियों की तुड़ाई शुरू हो जाती है और प्रत्येक 3 माह के अंतराल में पत्ते तोड़े। सदाबहार पौधे की जड़ों का उपयोग भी औषधियों के लिए होता है, परंतु ये 1 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। किसान भाइयों, आज का हमारा विषय था मिट्टी परीक्षण। और मिट्टी परीक्षण कब कराना है, कैसे कराना है, सैंपल कैसे लेना है, रिपोर्ट में किन बातों का ध्यान रखना है, कहाँ आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं, ये सभी विषय हमने विस्तार से कवर किए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होंगी। कृषि दर्शन के आज के अंक में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। नमस्कार।